हेलो गाइस। हम फिर प्रेजेंट हैं एक नई वीडियो के साथ। ये है पार्ट 4 आपकी साइंस 2 का। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपको आगे का ये वीडियो समझने में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम लोग लमार्किज्म और ह्यूमन इवोल्यूशन दोनों डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस हमने डिस्कस किया है, और उसके पहले ये चैप्टर का जो नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी का पार्ट भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप एक बार जाके वीडियो को ज़रूर देखिए, और आपको जब अच्छा लगे तो वीडियोस पे कमेंट और शेयर लाइक जो जो हो पॉसिबल सब करना शुरू कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लमार्किज्म से। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा, जब हम क्वेश्चन एग्जाम में हम आंसर लिखते हैं, हमें ये नहीं बताना होता कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। हमें इंटेलिजेंट अपीयर होना होता है। जब आप आंसर लिखो और इस तरह से क्लीन और क्वेश्चन ओरिएंटेड जब आप आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि आप बहुत अच्छे से आपने आंसर लिखा है, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़की या लड़का होता है, वो हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करता। तो इसी तरह से आपको जब भी, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में, तो आपको हमेशा सही आंसर लिखना होता है। जानबूझ के बोलते हैं ना, हिटिंग अराउंड द बुशेस नहीं करना होता है। झाड़ी के आजू बाजू मारना नहीं चाहिए। हमेशा जो मेन मुद्दा है उस पर मारिए, हमेशा उस जगह पॉइंट लिखिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना हो कि क्या लिखना है आपको। एग्ज़ाम की आपको प्रैक्टिस बार बार करनी, क्योंकि एंड में एग्ज़ाम आएगा, आपको ये सब सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए ये वीडियो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करके देगा। बाकी आप कितना रिमेंबर कर पाते हो, आप कितना रिमेंबर कर पाते हो, याद कितना रख पाते हो। दूसरा, आप राइटिंग कितनी अच्छी निकालते हो। थर्ड, आप क्वेश्चन समझ पाते हो कि नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग एंड आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना। तो आंसर अकॉर्डिंगली। फिर एक होता है लोगों में, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फियर रहता है। सो फियर फैक्टर से कैसे बाहर निकलें। फियर फैक्टर इन द सेंस, आप जब एग्जाम देते हो तो आपको फियर नहीं होता है, लेकिन जब आपका पेपर छूटना शुरू होता है, या 1-2 मार्क आपको पता चल रहा है कि आपके छूट रहे हैं, या 2-3 मार्क का आपका इशू हो रहा है, तो आप फियरफुल हो जाते हो। उस चक्कर में पेपर पूरा छूटने का चांस हो जाता है कि आप ज़्यादा तक छोड़ सकते हो। फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम दिया गया है, जो गवर्नमेंट है, वो ना एक्स्ट्रा टाइम देती है ना लेस टाइम देती है, वो बराबर बैलेंस टाइम देती है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर सोफेस्टिकेटली अच्छे से लिख पाएँ। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपका पेपर आधे घंटे पहले हो गया, हाफ एन आवर पहले, तो आपने कुछ अच्छा कर लिया। नहीं, फिर आपको वापस से चेक करना चाहिए आपका पेपर की कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट इतना एक्स्ट्रा टाइम देगी नहीं किसी को। ठीक है, उसके बाद जो रहता है हमारा, आप कितने याद करते हो, पोर्शन और सिलेबस आप कितना करके गए हो, एंड सिलेबस कितना कंप्लीट किए हो। ये आपका बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस के डर से ही आधे लोग छोड़ना शुरू करते हैं एंड में। ठीक है, और स्मार्ट वर्क, आता है कि नहीं आता आपको। कि अगर आंसर नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो भी उसके अराउंड आप 1-2 पॉइंट ऐसे लिख दो, ताकि लगे कि हाँ कुछ तो जानता है एटलीस्ट ये। ठीक है, और ये सब के बाद आता है कितनी बार आप रिवाइज कर पा रहे हो चीज़ों को, रिवीजन।
और रिवीजन के बाद आएगा टेस्ट। जितना ज़्यादा जो बड़े बड़े जितने भी आपके पास बड़े क्लास होंगे, जितने भी आप नाम सोच सकते हैं, सब में दो चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो है रिवीजन के ऊपर और टेस्ट के ऊपर। ये अगर गधा बच्चा भी रहा, अगर वो ये दो चीज़ अच्छा से कर रहा है तो उसके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप खुद देखोगे ये चीज़, आपके जब बोर्ड लिख के निकलोगे बाहर, आप जब अपने दोस्तों के रिजल्ट आने पे अपने दोस्तों के मार्क्स देखोगे, आप शॉक हो जाओगे कि अरे इसको तो आता है, इससे ज़्यादा मेरे को आता था लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम आए। तो ये होने के चांसेस पूरे रहते हैं और ऐसा होता भी है, हर स्कूल में हर क्लास में ऐसा होता है। तो आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना होता है कि रिवीजन और टेस्ट बार बार करते जाइए। ठीक है, अब पैटर्न समझिए। 9th 10th लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, 10th में आपको दसवीं पैटर्न समझिए। पैटर्न कि क्वेश्चन क्या कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। अब बार बार आप अभी भी गाइड को फॉलो करके आंसर को रट रहे हो, उसको सिर्फ बार बार याद करे जा रहे हो, तो ये कुछ हेल्प नहीं करेगा आपका। आप अपने लिए खुद खड्डा खोद रहे हो, क्योंकि ये जो है याद करने वाली चीज़ है, आज से 10 साल पहले इंपॉर्टेंट थी कि आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता था कि क्या क्या याद करें, क्या क्या कैसे करें, बार बार रट लो जाके एग्जाम में उल्टी कर दो जो याद किया उसका, तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। अब ये चीज़ नहीं काम कर रही। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो, एक सेकेंड, एप्लीकेशन बेस्ड आता है क्वेश्चन। जैसे कि आप डार्विन थ्योरी पढ़ लिए प्लस लमार्क की थ्योरी पढ़ लिए, अब ये दोनों के बीच में बोलेगा डिफरेंस बताओ या तो सिमिलैरिटी बताओ, तो ये ऐसा चैप्टर में कहीं बोला नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप हक्का बक्का रह जाओ कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ठीक है, तो एप्लीकेशन है, जो जानते हो उसको जोड़ के लिखो, ऐसा रहता है। और इसमें आप कम पॉइंट भी लेते हो, और लेकिन आप किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया और सिर्फ आपने अटेम्प्ट किया तो एग्जामिनर आपको खुशी से मार्क्स दे देता है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया है, ठीक है, 11th जो है, आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। ईयर लॉन्ग पूरे साल भर 12 महीने बच्चे लोग मैथ्स पे बहुत ध्यान देते हैं। जो गधा बच्चा है वो भी, जो तेज बच्चा है वो भी मैथ्स करते रहते हैं, जबकि मैथ्स की वैल्यू सिर्फ 80 मार्क्स की है और 20 स्कूल से। और जो बाकी सब्जेक्ट है वो भी इक्विवेलेंट मार्क्स के हैं, जैसे कि जो सोशल साइंस हुआ, क्लियर कर देता हूँ, नहीं रहने देता हूँ, सोशल साइंस हुआ, फिर साइंस हुआ, मराठी हुआ, और जिनके रहेंगे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, अकॉर्डिंगली सबके ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज रहते हैं। फिर सब लोग सिर्फ मैथ्स में देते हैं, ध्यान देते हैं, और मैथ्स में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं, पूरे 12 महीने में से इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ मैथ्स को दे देते हैं, जिसकी इतनी मार्क्स की वैल्यू है भी नहीं। और वहीं पे जब एंड आता है तो सोशल साइंस से डरना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी से नहीं डरते, ज्योग्राफी ईजी है आप लोग की, हिस्ट्री से डरना शुरू कर देंगे, साइंस से बोलेंगे कि ये पार्ट हो रहा है, ये पार्ट नहीं हो रहा है, मराठी का स्थूल वाचन आपको टफ गिरने लगेगा। फिर ऐसे चीज़ें, हिंदी के ग्रामर, इंग्लिश तो बाप रे बाप, उसके सब ग्रामर इतने टफ हैं, तो आप लोग को सब टफ लगना शुरू होगा। लेकिन आप पीछे जब बोर्ड के जब 1-2 महीने पहले देखोगे, आपने जो टाइम दिया रहेगा मैथ्स को, उतना टाइम आप लोग इन सब्जेक्ट्स को नहीं देते। सो ये नॉन इंटेलिजेंट बच्चे ये सब काम करते रहते हैं। आपको अभी से अपने मन में ये बात ध्यान रख लेना है कि सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना चाहिए। इसे बोला था सब्जेक्ट मैनेजमेंट। आप लोग के मराठी की टीचर, हिंदी की इंग्लिश टीचर हमेशा ये आपको बात सुनाएंगे, और अगर सुना रहे हैं तो वो अच्छे टीचर हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा यहाँ गलती करता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए कि सिर्फ मैथ्स के पीछे नहीं पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैथ्स फेवरेट होता है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुधारने में, या कुछ लोग उसको बहुत मज़ा आता है करने में, उसके पीछे ही पड़े रह जाते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, एक होता है कि हम जहाँ इंटरेस्ट रहता है उसको करना, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्क्स चाहिए या इंटरेस्ट सिर्फ रखना है। और ये दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन हो जाए, इंटरेस्ट इन द सेंस नॉलेज गेन करना है, सिर्फ बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत सारा हमने ज्ञानदीप विनदीप सब कर लिया और सब अच्छे से कर लिया, तो ये सब हमारा नॉलेज बढ़ाएगा। तो आपको नॉलेज बढ़ाना है या मार्क्स, अगर आप दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा लेते हो कि नॉलेज भी आए मार्क्स भी, फिर तो आप बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक हो जाओगे।
इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये अचीव करने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो आप लोग को ये चीज़ें पहले बताना जरूरी है, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा तो इसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, आपके हाथ से समय जा चुका रहेगा। तो ये 10-11 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, और ये आप खुद से अकेले से नहीं सुधार पाओगे। ये चीज़ें आप लोग अलोन नहीं कर पाओगे, आप लोग को टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आइदर आप अपने स्कूल टीचर की लें, या घर में अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की लें, या भाई बहन जिसे बोलते हैं उसकी लें, या क्लास कहीं जा रहे हैं आप लोग उनकी लें, या ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हैं उनकी लें, या फ्रेंड्स की लें। लेकिन ये सब की लिमिट होती है, फ्रेंड्स आपका फियर फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। अब फ्रेंड्स हमेशा कंप्लीटली 100% करेक्ट नहीं रहते, ऑनलाइन वाले में लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो आपको चेक नहीं कर पाते कि आप कैसे आंसर लिख रहे हो, पर्टिकुलरली कौन से पॉइंट पे मिस्टेक कर रहे हो, आप याद करने में दिक्कत कर रहे हो, या डायग्राम नहीं समझ पा रहे हो, या क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, या टाइम नहीं दे पा रहे हो। ये सब चीज़ देखना पड़ता है, तो ऑनलाइन ये मैनेजमेंट टफ रहता है। अब बचा स्कूल, पेरेंट्स और क्लास, ये 3 चीज़ पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। सो आप लोग अकॉर्डिंगली जो भी रहे, अगर आप लोग जहाँ पे जैसे भी हर एक चीज़ का सोल्यूशन है कि फ्रेंड्स के साथ आप लोग कैसे 100% निकलवा सकते हो, ऑनलाइन कैसे आप करवा सकते हो, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। लेकिन ये सब आप लोग को पूछना पड़ेगा बार 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 बार, लोगों से सबसे जाके पूछते रहे कि ये सब की हेल्प कैसे लें। तो 10th में आप लोग अच्छे परसेंट लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लमार्किज्म की थियरी से। जीन बैप्टिस्ट लमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो अपीयरेंस होता है बॉडी का, वो चेंजेस occurring in the living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनका क्या कहना है कि जो मॉर्फोलॉजी, जब वो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो क्यों आते हैं, उनके पीछे रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्यों होते हैं, वो एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से मेरी बॉडी में चेंज आएगा, और उसी को बोलेंगे, जो चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान रखिए, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। वहीं पे हमारी प्रिंसिपल इनका क्या था, जब थियरी ऑफ, उन्होंने जो हमारा डार्विन ने दिया थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, कि आपको नेचर सिलेक्ट करती है कि आप कैपेबल हो या नहीं हो, आपको पीछे छोड़ दिया जाए या आपको लेके आगे भेजा जाए। सो यहाँ पे लेकिन कौन सा प्रिंसिपल है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आप किसी ऑर्गन को यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ has become too long due to browsing on the leaves of tall plants by the extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movement. तो जिराफ का क्या था, अगर जिराफ ऐसा स्टार्टिंग में कुछ था, उसका यहाँ पे था, अब पैर थे, और ट्री थी जो लॉन्ग थी, तो वो ट्री की तरफ अपना मुंडी करते 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 एक दिन स्लेंडर अपना बॉडी, अपना नेक बना लिया वो। सो ये क्या हुआ, एक्टिविटी की वजह से वो खाना चाहता था पत्ता टॉल ट्री का, सो उसकी वजह से उसका नेक क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा आयरन स्मिथ होता है, जिसे लोहार बोला जाता है, जो सामान जो हथियार बनाता है वो सब, उसको बार बार मेटल पे हिट करते करते, हैमरिंग करते करते उसका शोल्डर स्ट्रांग हो जाता है, जो उसके आर्म्स के एक पार्ट है शोल्डर, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो वो भी क्या होगा, जो उसका नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको अभी आर्म स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये इनके कहने का मतलब है। ठीक है, विंग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिच आपको पता है जो सबसे लार्जेस्ट ये अपना बर्ड है, और इमू भी है, तो इनके क्या, ये उड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये बहुत टाइम तक इनको जमीन पे ही खाना मिल रहा था। सो ये वजन बढ़ाते चल गए, और इन्होंने दूसरा अडेप्टेशन क्या कर लिया, अपना लॉन्ग लेग कर लिया, और इनका जो फेदर है, विंग्स है, वो किसी यूज का नहीं था, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग। अब आपने सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी बर्ड्स अब स्विम कर रहे हैं। ठीक है ना,
ऐसा ऐसा चीज होने लगा। जो बर्ड्स थे वो उड़ नहीं रहे हैं क्योंकि वो उड़ना नहीं चाहते थे। जो स्वान और डक है वो लोग क्या करना, स्विमिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट। तो वो बिल अपना होल बनाने के लिए क्या किया, उसको पैर उसको क्या करते, रेजिस्टेंस आते, तो क्या हुआ, डायरेक्ट रेंगना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उसको बरोइंग और अंदर किसी होल में जाने को इजी गिर जाता है। ऑल these आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ acquired कैरेक्टर्स। acquired कैरेक्टर्स क्या मतलब, ये मतलब क्या, ये हमें मिला है, मैंने कोशिश करके लिया है। आफ्टर ट्राइंग आई हैव अर्न दीज थिंग्स। तो acquire कैरेक्टर पहले से नहीं था मेरे पास, ये मैंने अर्न किया। एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर, अब मेरे पास जो कैरेक्टर आ गया है वो वन जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर होगा। जैसे कि अगर ये वाला पहले छोटा नेक था, फिर बड़ा नेक जिराफ का, अगर ये बड़ा, तो ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है, फिर से अगली जनरेशन भी इसी तरह रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लमार्किज्म। अब आप समझ लिए। और इस थियरी को हम या तो जैसे कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो प्रिंसिपल था, और थियरी क्या थी, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये इतना ध्यान रखना है। आपको बोर्ड एग्जाम में बोल दिया है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कीजिए, और लमार्किज्म ना बोले आपको, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने विद इन द लाइन्स पढ़ा है, आपने एक एक लाइन ध्यान से पढ़ा, तो आपको मालूम है कि ये लमार्किज्म की ही बात कर रहा है, जहाँ पे हमको जिराफ का एग्जाम्पल देना है, हमको यूज डिसयूज ऑफ ऑर्गन, हमको नाम लेना, वहाँ पे हमको एक्टिविटीज और लेजिनेस का नाम लेना है, फिर स्नेक का नाम, स्वान का नाम, ऐसे हमको एग्जाम्पल देके एग्जाम हमारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजनरेशन, डिजनरेशन मतलब उनका गायब होना, ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड। अब क्या हुआ, अब थ्योरी आ गई, जैसे हमने बोला डार्विन को भी हमने ये किया था कि क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देखो हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमको ये नहीं ध्यान रखना है कौन सही कौन गलत है, हमको ये याद ध्यान करना कि कितना सही है और कितना गलत है, बस ये ध्यान रखना है। सही तो है ये लोग, एक्सप्लेनेशन सही दे रहे हैं सब लोग, कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा, तो इसमें झगड़ा नहीं करना है कि ये सही है वो गलत है, दोनों सही है। लेकिन कौन ज्यादा अच्छे से चीजों को समझा पाया और करेक्ट रीजन के साथ समझा पाया, जिसको हम अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमको ये ध्यान रखना है। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। बोलते हैं कि अगर कोई ऑर्गन का यूज नहीं है तो बॉडी से निकल जाना चाहिए, सही बात है, इवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। और अगर कुछ कुछ चीजों की बहुत जरूरत, जैसे हम ह्यूमंस में ब्रेन की बहुत जरूरत है, तो उसमें इवोल्यूशन आना, ये भी सही बात है। लेकिन ये बोलना कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर ही होता है, ये गलत बात है। जनरेशन बोला इन्होंने, इन्होंने ये नहीं बोला कि टाइम टू टाइम पास होता है। जैसे क्या, अब जैसे कि ये बात करें कि अगर हम लोग आज जिम कर रहे हैं, हमारे आज मसल्स हैं, तो हमारे बच्चे भी मसल के साथ पैदा होंगे, उनके भी मसल्स होंगे, तो ये बात गलत हो गई। ऐसा तो कुछ नहीं बोला था उन्होंने, ऐसा होना भी, जैसे कि उन्होंने देखो आयन स्मिथ का लिया था, शोल्डर स्ट्रांग होना, ऑर्गन का स्ट्रांग होना, लेकिन ठीक है अगले एक पीढ़ी अगर काम नहीं करेगी तो वो तो वीक हो जाएगा ना फिर। ऐसा क्या मतलब, वही काम जनरेशन टू जनरेशन लोग भी करने चाहिए। मतलब क्या, आयन स्मिथ का बेटा भी वही काम करना चाहिए, फिर उसका बेटा भी, तो बहुत साल तक वो लोग करते रहना चाहिए, तो ऐसे बहुत ईयर्स तक करते रहे, तो अल्टीमेटली उनके ऑर्गन वही चीज आगे पास करते रहेंगे कि स्ट्रांग शोल्डर स्ट्रांग शोल्डर। ये नहीं होगा कि एक पीढ़ी ने किया दूसरी पीढ़ी ने नहीं किया, तो ये हमेशा ट्रांसफर होता रहेगा, हर पीढ़ी को करना पड़ेगा वो काम। ठीक है, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, देयर बाय लमार्किज्म थ्योरी वाज डिसअप्रूव। ये जो लमार्क की थ्योरी थी, ये डार्विन के पहले आई थी, जब डार्विन नहीं आए थे, अभी तक डार्विन ने अपनी थ्योरी प्रपोज नहीं की थी, उसके पहले लमार्क की थ्योरी थी, इसलिए लमार्क की थ्योरी जब डार्विन के आने के बाद रिजेक्ट होना शुरू हो गई। नहीं तो तब तक के लिए उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हाँ ये बात तो सही है यार, कि जो चीज़ यूज़ होती है तो उसका डेवलपमेंट होता है, जो चीज़ यूज़ नहीं होती उसका हमारी बॉडी में कुछ यूज नहीं है तो गायब हो जाती है, तब तक ठीक था। लेकिन जैसे डार्विन है, उन्होंने बता दिया कि नेचर भी इसमें रोल करती है, आप अकेले रिस्पॉन्सिबल, ओनली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नेचर भी रिस्पॉन्सिबल है, वो चेंज होती है, सो फोर्सफुली आपको भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। और इन दोनों के बैलेंस में हमारी बॉडी, स्पीशीज की बॉडी और नेचर के बीच का जो चेंज है, ये दोनों को जो बैलेंस करता है और बहुत समय तक फॉलो ऑन करे, तो उसे बोला जाता है इवोल्यूशन। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रांसफर देयर कैरेक्टर्स which has acquired to next generation, this is called the ancestry।
ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, एंसेस्ट्री मतलब किसी में ट्रांसफर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, एंसेस्ट्री, मतलब इनकी बाप दादा के जमाने से इनको ये सब मिला है तो वो करते आ रहे हैं, मतलब ठीक है, उनके पहले वालों ने बहुत बार किया है, तब बोलेंगे उसे एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो वन लाइन डेफिनेशन आ सकता है। अब स्पेसिएशन आते हैं, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन का लास्ट पार्ट है चैप्टर के एंड में हम लोग, तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें बहुत नए नए नाम हैं और कुछ लोगों ने ऑलरेडी सुने होंगे, जैसे कि ओरंगुटान, गिबन, गोरिल्ला, इनके नाम आप लोगों ने सुने रहेंगे तो हमको वहाँ पे इजी होगा, लेकिन कुछ कुछ नाम आप लोगों ने सुने नहीं होंगे, जैसे रामापेथिकस, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ये सब नाम हम लोग देख लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये लाइन हमने कितनी बार पढ़ रही है ऑलरेडी। स्पीशीज इज अ ग्रुप, क्योंकि इवोल्यूशन का एक पार्ट तो है चेंज, लेकिन दूसरा पार्ट है अपने जैसे ही लोगों को रिप्रोड्यूस भी करने आना चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिविटी ही बताता है कि आप कैपेबल हो कि नहीं। मतलब क्या, एक होता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, एक होता है रिग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगा तो मतलब आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे अपने जैसे ही लोगों को। रिग्रेसिव रहेगा तो मतलब क्या, एक तो हमारी बॉडी में खराब कैरेक्टर्स भी आ गए हैं, प्लस हम अपने ऐसे को प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल। फर्टाइल इंडिविजुअल मतलब क्या, वो इंडिविजुअल जो अगला अपने जैसे ही पैदा कर सकता है थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ई स्पीशीज ग्रोज इन द स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। जैसे कि ह्यूमंस को ही ले लो, ह्यूमंस कुछ लोग पोल पे सरवाइव करते हैं, कुछ लोग इक्वेटर पे भी हैं। जगह अर्थ गोल है तो हमको पता है ऊपर की तरफ पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में इक्वेटर है। तो कुछ लोग इक्वेटर में बारिश बहुत होती है, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग पोल्स के पास भी रहते हैं। तो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है। देयर फूड हैबिटेट, फूड हैबिटेट मतलब आजू बाजू की उनकी जगह। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, मतलब खुद जैसे लोगों को पैदा कर पाने की एबिलिटी, एंड पीरियड इज डिफरेंट, तो कितने कितने समय में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब अलग होता है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन। तो हमको मालूम है कि जेनेटिक वेरिएशन है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल, ये हमने हेरिडिटी में पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आप जानते हो न्यू बेबी जो बॉर्न होता है उसमें मॉम और डैड के कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होते हैं। कुछ कुछ कैरेक्टर्स, और कुछ कैरेक्टर्स दादा दादी के भी आते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि ये अपने दादा जैसा दिख रहा है, या अपनी दादी जैसी दिख रही है, या अपना दादी जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ हम बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि थोड़े कैरेक्टर दादा दादी के माँ बाप में रहते हैं, और माँ बाप से वही दादा दादी के थोड़े कैरेक्टर इनमें आते हैं। यहाँ से नाना नानी के भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर मिलके एक बेबी के अंदर आते हैं, और जो डोमिनेंट रहता है, जो डोमिनेंट रहता है ऐसे दिखने में, तो वही पार्ट हमको उससे लिंक कराता है कि दादा दादी वाला डोमिनेंट है कि मदर फादर वाला डोमिनेंट है। Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. ठीक है, सिमिलरली geographical और reproductive isolation also leads to speciation. इसका मतलब क्या, geographical isolation मतलब क्या, एक ही जगह के लोग रहें और खुद के अंदर ही ब्रीडिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी पहले के ज़माने से क्या होता था, इक्वेटर से लोग पोल पे जाते हैं, पोल वाले इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो इंटर मिक्सिंग चालू रहती है, तो आइसोलेशन नहीं है। सो मतलब क्या, मिला जुला के सबका जीन्स, किसी पोल वाले का जीन्स इक्वेटर के पास आ रहा है, इक्वेटर वाले का जीन्स यहाँ पे जा रहा है, तो ये आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, सिर्फ वहीं के लोग वहीं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इंटर मिक्सिंग हो नहीं रही है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, चेंजेज आएंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, जो अगर कोई किसी से मिला जुला नहीं है, समझो पोल वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि पोल वाला किसी से, एक जोन है पोल में जो किसी से इंटरमिंगलिंग नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या, वो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा वहां का, और स्पीशीज से अलग रहेगा, वो डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो आइसोलेट रह के रहा, मिक्सिंग हुआ ही नहीं। जैसे काला गोरा है, सिर्फ यहाँ पे समझे कि सिर्फ काला है ऊपर पोल के पास, जैसा होगा नहीं, मैं सिर्फ चेंज करने के लिए जानू क्योंकि गोरे रहते हैं वहाँ पे, लेकिन समझिए यहाँ पे सिर्फ काला इंसान है और काले ही लोग हैं, तो वो ब्लैक पीपल्स खुद में ही इंटर ब्रीडिंग कर रहे हैं और बाहर वाले को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक ही रहेंगे। वहीं पे कुछ ब्लैक लोग नीचे आए, वाइट वालों के साथ
ब्रीडिंग की है तो इनके बच्चे ब्राउन होंगे या वाइट होंगे, ऐसे ही होते रहेंगे, या तो फिर ब्लैक होंगे, तो ऐसे मिक्सिंग होती रहेगी, लेकिन ब्राउन वाले भी होते रहेंगे। यहाँ पे चांसेस ही नहीं है, पोल के पास चांस ही नहीं है, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिएशन हमने समझ लिया यहाँ पे। अभी आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। सो आज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने टाइप के स्पीशीज है, वैरायटी अमंग दी स्पीशीज। ठीक है, आप लोगों को मैं बार बार स्पीशीज बोल रहा हूँ, जीन्स बोल रहा हूँ, तो ये आप इसके लिए आप लोगों को पहले वाले वीडियो बहुत देखने पड़ेंगे और आपके बेसिक्स थोड़े रहने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी बोलने में इजी है कि स्पीशीज वैरायटी अमंग द स्पीशीज, लेकिन स्पीशीज क्या होता है, साइंस में स्पीशीज खुद अलग टर्म है। स्पीशीज मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये आप, मैं जो स्पीशीज बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज ले रहा हूँ, ह्यूमन स्पीशीज ले रहा हूँ, मैं टाइगर की स्पीशीज ले रहा हूँ, ठीक है, फिर बर्ड्स की, ऐसे मैं बहुत अलग अलग स्पीशीज ले रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चला। लेकिन आप लोग स्पीशीज मतलब क्या समझ रहे हो, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपनी जो पास्ट के आपके बुक्स हैं उन्हें भी रिफर करते रहिए। सो आज जानते हो कि आज जो हमारे पास इतने टाइप के एनिमल्स हैं वो कैसे, पहले स्टार्ट में कैसे थे, यूनिसेलर, एक ही सेल था, तो वो फिर मल्टी सेलर, फिर बाद में और डेवलप होते होते बहुत सारे एनिमल्स बनने लगे। इन दिस इवोल्यूशन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। तो नीचे एक पिक्चर है, देख लेते हैं, अभी ये पिक्चर से देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट डायनासोरस डिसअपियर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। 7 करोड़ साल पहले वो लोग खत्म हो गए। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेट टू बी इवॉल्व फ्रॉम सब एंसेस्टर हु वे मोर और लेस सिमिलर टू मॉडर्न लेम्यूर्स। तो बोलते हैं इसी समय पे, अब ये आप लोग को टाइमलाइन याद करते हैं ना, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करने को बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो, और ऑलरेडी वर्ल्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन चालू है, क्योंकि ये थियरी फुल प्रूफ नहीं है, फुल प्रूफ थियरी अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी हम लोग लीजा या लूसी नाम की, जो हमसे सबसे क्लोजेस्ट, ह्यूमन से सबसे क्लोजेस्ट रही है, वो लूसी है, वो भी एक इमेजिनरी, हमको कुछ ज़्यादा एविडेंशियल मिला नहीं है कि बहुत सारा एविडेंट फैक्टर मिला रहे। तो सोचिए इतनी ये थ्योरी फुल प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसे पढ़ते जाना है, और कुछ ना जानने से अच्छा है आप कुछ जान ही जाओगे। ठीक है, इसलिए इसे पढ़ना है। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स, हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब डायनासोर्स खत्म हो रहे थे उस टाइम पे ना कुछ और स्पीशीज थी जो खुद को इवॉल्व करी थी। वही डायनासोर देखो खुद को, जो बोले ना थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जब नेचर चेंज हुई तो कुछ जो थे एनिमल्स लाइक लेमूर्स, वो खुद को चेंज किया और मंकी में अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया। वही डायनासोर्स बड़े स्ट्रक्चर में थे और बहुत लालची थे, ग्रीडी थे, तो वो लोग अपना जो सराउंडिंग का एरिया था खाते जा रहे थे, उनका फूड कम होते जा रहा था और खुद को ही मारते जा रहे थे एक दूसरे को, तो वो लोग क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन वहीं पे इंटेलिजेंट कुछ चीज़ थी जहाँ जो लेमूर्स नाम के थे वो चेंज ला रहे थे, और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, मंकी में। द टेल ऑफ दीज मंकीज लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेट टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। आज से 4 करोड़ साल पहले ये जो इनकी टेल थी जो मंकी की थी वो गायब हुई। दे डेवलप्ड ड्यू टू enlargement in brain, they developed due to enlargement in brain, their hands were also improved। तो ये क्या होता है, ये टेल क्यों ज़्यादा इनका, मतलब ये पहले लटकते थे यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते थे, तो वो टेल का यूज़ था। लेकिन धीरे धीरे इनका ब्रेन डेवलप होना, ब्रेन डेवलप से क्या होता है कि आपकी जो, ये देखो आपके, आप लोग सिस्टम पढ़े रहेंगे, एक सेकेंड, एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, हमारे लिम्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, लिम्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये सब काम करना शुरू होते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, हर इवोल्यूशन की थियरी में ब्रेन का नाम बहुत लेना है। ब्रेन डेवलप होने से हमने फायर की खोज की थी, उसके वजह से हमारे पास स्किल आया था। सब जगह ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम
डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हर फिश में या मंकी में या कोई भी चीज़ में रहे या इवन गिबन में, सब में और ह्यूमन में फ़र्क क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग सीधा खड़ा हुए हैं, ये भी सही पॉइंट, सब पॉइंट सही है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर वो है ब्रेन। हमारा ब्रेन इन सभी की इन सभी की जो कंपेरेटिवली बहुत इवॉल्व है। ठीक है, सो ब्रेन से मैंने बता दिया कि क्यों बोलते हैं ब्रेन, क्योंकि ब्रेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर ये मेरी सेंट्रल दिमाग है पूरा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे जाता है, तो ये हेड का पार्ट है, ये बैकबोन है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, हाथ में जाता है, पैर में जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। ये पेरिफेरल सिस्टम है, अराउंड वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड वाला। तो ये ध्यान रखना है कि अब आप लोग समझ पाओगे कि ब्रेन का नाम क्यों लिया वहाँ पे, वो लाइन ऐसे ही लिख दिया लेकिन उसकी मीनिंग बड़ी है। दे डेवलप ड्यू टू इनलार्जमेंट इन ब्रेन, ब्रेन का बड़ा हुआ, देयर हैंड्स वे ऑल्सो इम्प्रूव। दस एप लाइक, मंकी अलग होते हैं, ये छोटे होते हैं, एप बड़े होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, आपको ये फर्क पता रहना चाहिए। राइज ऑफ द एप, डॉन ऑफ द एप लाइक मूवी भी है। एनिमल्स वेयर इवॉल्व। Meanwhile, the ape-like animals reached to South and Northeast Asia. साउथ एशिया मतलब क्या, खुद इंडिया ऐसे कंट्री, ठीक है, ये साउथ एशिया का पार्ट है। बांग्लादेश, श्रीलंका, ये साउथ एशिया का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट एशिया मतलब क्या, चाइना, रशिया, ये लोग हैं। ठीक है, फाइनली इवॉल्व इनटू गिबन एंड ओरांगुटान। सो जो मंकी थे वो एप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और वो कहाँ ट्रांसफर किए, नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया एंड साउथ ऑफ एशिया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, गिबन और ओरांगुटान। अब ये हमको इतना तो परफेक्ट पता है कि गिबन और ओरांगुटान ही हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे से पहले ये लोग थे, इतना हमको पता है। लेकिन कितना मतलब साल कितना चेंजेस हुआ ये सब नहीं पता हमको, लेकिन ये थे, ये पता है। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल स्टेड इन दी अफ्रीका। तो कुछ एप जो थे अफ्रीका में से कहाँ गए, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में। कुछ एप साउथ हमारे जो थे अफ्रीका में ही रह गए, एंड दे कन्वर्टेड इनटू गोरिल्ला एंड चिंपांजीज। क्या हुआ, फिर से एक बार समझ लेते हैं टाइमलाइन को। कि अगर देखो ये पूरा एशिया, साउथ एशिया है, यहाँ से ऐसा जाने के बाद हम लोग को रॉ, ये बहुत बड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका में से कुछ गए नॉर्थ हमारे साउथ एशिया में, और कुछ गए बहुत आगे गए, जिसमें नहीं दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, और कुछ रह गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, और कुछ यहीं रह गए। सो यहाँ वाले जो थे वो गिबन और ओरांगुटान में कन्वर्ट हो गए, जो एप थे, और यहाँ के जो थे वो गोरिल्ला और चिंपैंजी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये आपको समझना है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये लेमुर है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि लेमुर आज भी है, इंडिया में है लेमुर। तो हमने जैसे थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बोला था कि कुछ स्पीशीज चेंज कर, स्पीशीज के अंदर ही समझो, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक मंकी, दो मंकी, तीन मंकी, चार मंकी, पांच मंकी। ये मंकी में से सब लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन कन्वर्ट कुछ ही हो पाते। तो समझो ये पहला या दूसरा वाला मंकी इवॉल्व होके ह्यूमन हो गया, तो कुछ नहीं हो पाते हैं। कुछ समझो सिर्फ अभी एप में कन्वर्ट हो पाए, और कुछ समझो अभी भी लेमुर हैं। तो ये डिफरेंट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन पे भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, डिफरेंट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। अब हम लोग आज ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ये समझे तो हमको ह्यूमंस मिलेंगे, यहाँ पे ये दो ह्यूमंस मिलेंगे, यहाँ पे एप मिलेगा, यहाँ पे मंकी और लेमुर, सबका एक साथ दिखना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये देखिए लेमुर आज अवेलेबल है। और भी देख लेते हैं। ये है गिबन, ये गिबन है। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि डायग्राम से आपको याद रहेगा,
ओरंगुटान, ये ओरंगुटान है। ये सब ह्यूमंस के साथ आजकल रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। सेल्फी लेते हो आपने देखा होगा ये लोग को। ये है चिंपैंजी और ये है गोरिल्ला। ठीक है। सो ये दोनों जो थे अफ्रीका वाले थे, जो अफ्रीका में एप रह गए थे। और वहीं पे ये जो दोनों थे, ये साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया वाले हो गए। ठीक है, अब आपको समझ जाना चाहिए। evolved about 2.5 crores years ago. Evolution of, so देखिए यहाँ पे लेमुर दिया है 7 करोड़ साल पहले, फिर 4 करोड़ साल पहले इसमें से क्या हो गए, एप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। सो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं एप्स की बात कर रहे हैं अभी। अब इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ दी 2 करोड़ ईयर्स अगो, ओल्ड स्पीशीज आज से 2 करोड़ साल पहले, of apes seems to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work. अब धीरे धीरे क्या होगा, इनमें से ही कुछ एप लोग की कंडीशन चेंज हुई और वो हाथ से हाथ ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिए। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये ध्यान रखना हम लोग। और 2.5 वाला जो बोल रहे हैं यहाँ पे, यही पीरियड में हम लोग जो नाम लिए ओरांगुटान का ये सब का, ये इस पीरियड के। तो आपको पीरियड वाइज भी नाम पूछ सकता है। ठीक है, कि इजिप्टोपिथेकस में कौन सा, पिथिकस में कौन सा, ड्रायोपिथिकस में कौन सा था। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये सब नाम सब पहले, कि यहाँ पे कन्वर्ट हुआ जो इजिप्टोपिथिकस है इसमें एप बना, फिर एप ट्रांसफर होकर 4 करोड़ साल में कितना, यहाँ पे जो आज से 2.5 करोड़ साल में क्या हो गए, ये लोग 4 टाइप के हमारे एप का नाम लिख दिया हमने। सो वो थे। ठीक है, और ये वाले बीच वाले पीरियड में अचानक से यहाँ पे जिसका नाम मेंशन नहीं किया है 2 करोड़ साल पहले वाले में, हैंड यूज बढ़ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ती है। ये स्टोरी सब जगह मैं लिंक करके बताती जाऊंगा, क्योंकि कौन कौन सा ऐसा डिस्टिंग्विश करके चैप्टर में बताया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को लिंक करके नाम भी देता जाऊंगा यहाँ पे, कि अब यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि मैंने बता दिया कि 7 करोड़ में लेमुर थे, फिर इजिप्टोपिथिकस मतलब क्या, वो जो एप था, फिर इजिप्टोपिथिकस ट्रांसफर हुआ नॉर्थ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में, और कुछ अफ्रीका में रह गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, गिबॉन, चिंपांजी, और उनको क्या बोलते थे, ड्रायोपिथिकस। Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. इन्वायरमेंट सूखा होता गया तो पेड़ कम होते गए, अब घास आ जाएंगे। देयर लंबा बोन्स डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड। अब क्या होगा, वो झुक के, ग्रास पहले बड़े बड़े थे, अगर वो ग्रास में यहाँ पे झुक के देखेंगे तो उनको दिखेगा ही नहीं, तो उनकी बॉडी की नीड आ चुकी थी कि अब वो सीधा सीधा ऐसा झुक के ना रहे, सीधा होना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये नीड थी, उनकी नीड थी कि वो खड़े हो जाएं। एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज। तो 4 पैर पे चलते थे, दो दो को टिका के रखते थे, दो पीछे वाले सारे चलते थे। सो ऐसे उनका कुछ पोस्चर था, तो उन्होंने क्या किया, 2 हाथ इजीली अवेलेबल होने का। And these first human-like animals with erect postures, which were using their hands, have evolved about 2 करोड़ years ago. तो ऊपर वाला जो लाइन था यहाँ पे वही है। ठीक है, उसी को एक्सप्लेन किया है नीचे। 2 करोड़ साल में क्यों हुआ, रीजंस थे, क्या हुआ, पहले अपना फॉरेस्ट कम होने लगा क्योंकि इन्वायरमेंट ड्राई सूखा था, और ड्राई उसमें वैसे क्या हुआ, ग्रासलैंड बनेंगे, और ग्रासलैंड में उनको क्या होगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, सामने देखना है प्लस चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको खाना भी खाना है और सब चीज़ें, क्योंकि पहले नेसेसिटी थी ईटिंग की और सर्वाइवल, ईटिंग ही उनका सर्वाइवल था। तो ये सब के लिए उनको इरेक्ट होना पड़ा, और हाथ इरेक्ट होने की वजह से हाथ फ्री हो गए, और ये सब कब हुआ, 2 करोड़ साल पहले, जिसका नाम हम लोग को दिया नहीं है। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापेथिकस, ये अभी भी एपी हैं, फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका, जो अफ्रीका में रह गया था। आफ्टरवर्ड द एप ग्रोन अप इन द साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे से हाथ का ठीक है, खाना बनाना हो गया, अब दिमाग यूज होगा,
बोला ना, अब ह्यूमंस और एप में हम लोग फर्क क्या होता है, ब्रेन। अब ब्रेन का देखो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर्स हो गए। पहले हम करोड़ ईयर्स की बात कर रहे थे, 7 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़ साल पहले हाथ यूज करना हो गया। अब क्या हम लोग बोल रहे हैं, 40 लाख ईयर्स पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, सो ये देखिए, ये जो था, ये लास्ट एप है, रामापेथिकस, जो हाथ नहीं यूज कर रहा था। और ऑस्ट्रेलोपेथिकस ब्रेन यूज करना शुरू कर दिया। तो नाम याद है, रामापेथिकस और ऑस्ट्रेलोपेथिकस। और ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अगर डायग्राम बनाए तो ये जो अफ्रीका है, अगर ये अफ्रीका है तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। अब आगे आते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज एनिमल्स। These human-like animals started to appear like to be the member of genus Homo। जीनस क्या होता है, चलो आज को आप ट्रिक दे ही देता हूँ। सोच रहा था कि कभी और दूसरे 11th 12th में, लेकिन अभी बता देता हूँ। देखो, आपने वो काइपो छुई मूवी याद देखा होगा, काय पो छे मूवी ऑफ, किसका था वो, गुजरात स्टेट का था ना, गुजरात में थे वो लोग, अहमदाबाद स्टेट। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, पहले होगा किंगडम, के से किंगडम, पी से फाइलम, 6 से सी से आएगा अपना क्लास, ओ से आएगा ऑर्डर, जी से आएगा जीनस, और एस से आएगा स्पीशीज। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको ऑर्डर पूछते हैं, ये लाइफ लॉन्ग हमारा दिमाग खराब करके रखता है। तो ये कोड याद रख लेंगे आप लोग, और आप लोग अपना कोड भी खुद का बना सकते हैं जो आपको इजी पड़े। तो मुझे ऐसे ही याद रहता है, काइपो छुई मूवी ऑफ गुजरात स्टेट। तो ठीक है, तो ऐसे याद हो जाता है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लास्ट होता है। सबसे पहले किंगडम, जो 5 किंगडम, फिर वो सब डिवाइड होते हैं फाइलम के, फाइलम सब डिवाइड होते हैं क्लास में, फिर क्लास बहुत सारे ऑर्डर में। तो उसने यहाँ पे नाम किसका लिया, जीनस होमो। और होमो के बहुत सारे टाइप थे। इरेक्टस होता है जो सीधा खड़ा हुआ, ह्यूमन, होमो मतलब ह्यूमन लाइक, इरेक्टस मतलब जो सीधा, और होमो सेपियन मतलब जो आज के हम ह्यूमन से उनको होमो सेपियंस बोलते हैं। तो ये दोनों अलग क्या हैं, स्पीशीज हुए। ठीक है ना, स्पीशीज अलग अलग हैं, जीनस इनका सेम है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको ये बात मैं बता दूं कि साइंटिफिक वर्ल्ड में होमोसोपियंस से भी हम लोग आगे बढ़ गए। कुछ कुछ ह्यूमंस होमोसोपियंस भी इवॉल्व हो चुके हैं, जिनको बोला जाता है सुपर ह्यूमंस। अब जब तक ऐसे लोग का एक बड़ा सैंपल ना मिल जाए, तब तक इनको अलग से मुझे नहीं लगता कि लोग स्पीशीज बोलेंगे। जिस दिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इनको भी होमोसोपियन से हटके एक अलग नाम दे ही देंगे। ठीक है, तो होमो रोबोटस दे सकते हैं, ठीक है, होमो इंटेलिजेंस दे सकते हैं, जो भी नाम रहे ऐसा दे सकते हैं। लेकिन होमोसोपियंस, आज जो नॉर्मल इंसान है वो होमोसेपियन है, और बहुत इवॉल्व है तो वो इवॉल्व हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग डिफरेंट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन पे हो सकते हैं, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए बात को। कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, जैसे कि 7वीं में ही 7th स्टैंडर्ड में IIT की एग्जाम क्लियर करते हुए बंदे पाए गए। अब IIT वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, वो क्लियर किया उसने जस्ट 7th स्टैंडर्ड, मतलब कितना इंटेलिजेंट रहा होगा। तो ऐसे बच्चे हैं, तो ये इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत तेज हैं। अब जरूरी नहीं है कि इनके बच्चे, इनके मम्मी पापा बहुत तेज रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अपना मार्क, लमार्क बोलता था कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, तो लमार्क यहीं पे फेल हो जाता है, तो लमार्क की थ्योरी फेल होती है। लेकिन डार्विन बोलता था कि बहुत ज़्यादा सोचते 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 ऑर्गन डेवलप हो, तो आज ह्यूमंस बहुत ज़्यादा ब्रेन, सो इवोल्यूशन अलग अलग स्टेज पे होता है। तो ये डार्विन की थ्योरी प्रूव कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कंबाइन करके पढ़ना है।
So about 20 lakh years ago, thus the skilled human develop. अब स्किल कैसे होगा, हाथ फ्री है लेकिन ब्रेन यूज कर रहा है कि ये मैं हाथ से सिर्फ पत्थर को तोड़ सकता हूँ और उससे अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते, जैसे मैं एनिमल का हंटिंग करूंगा और इसी हैंड से मैं यूज करके ड्राइंग कर सकता हूँ, फिर इसी से मैं एनिमल रेयरिंग कर सकता हूँ। उसके अलावा डांस, सिंगिंग, ये सब डेवलप होने लगा जब ब्रेन डेवलप होने लगा। स्किल्ड ह्यूमन अबाउट 1.5 लाख, अरे अबाउट 15 लाख years ago, human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia in the Asian continent. वहीं पे हमारा रामापेथिकस अफ्रीका में था, और अफ्रीका में, और जो हमारा ऑस्ट्रेलोपेथिकस था वो साउथ अफ्रीका में था। अब जो हमारा होमो इरेक्टस है, जो इरेक्ट खड़ा हुआ, वो कहाँ है, चाइना और इंडोनेशिया में। अच्छा, ये आइसोलेशन में नहीं होता है, हमको पता है, जैसे मैं बीच में बताया था, बीच बीच में माइग्रेट करते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये पढ़ने जाएंगे तो कई बुक भर जाएंगे हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो मोटी मोटी बात है वो सिर्फ कर रहे हैं। शक्तिमान बोलता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो कर रहे हैं हम लोग। एशियन कॉन्टिनेंट अब देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो 15 लाख ईयर वाला है, इसका नाम है होमो इरेक्टस, और ये स्किल्ड है पर्सन। अब यहाँ पे हमको पता है ये जो थे एप लाइक थे दोनों, और ये जो हुआ ये ह्यूमन लाइक हुआ। वर्ड्स की फॉर्मेशन को जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे एप लिखा था हमने, मतलब बंदर ही है लेकिन बड़ा बंदर है ये, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन वाला बंदर है, और यहाँ पे हम लोग क्या हो गए, होमो जैसा देखना, तो देखिए यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, स्किल्ड ह्यूमन, और यहाँ पे मैन विथ इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस। अब देखेंगे आगे इवॉल्व हो जाएगा। Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for period of about 1 lakh years. Meanwhile, it discovered the fire. अब फायर की डिस्कवरी हुई। Brain of 50,000-year-old man had been sufficiently evolved to extend that it could be considered as a member of the class वाइज मैन में होमोसेपियन उनको बोला गया है। अब होमोसेपियन जो बोला ना, आज के जो हम लोग सबसे जो हैं जिसको ह्यूमंस लाइक बोलता है, नियंडरथल कैन बी कंसिडर एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। यहाँ पे वाइज मैन बोला है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है आपको भरने के लिए। डॉट डॉट इज कंसिडर एज द फर्स्ट वाइज मैन, तो इसमें नियंडरथल, रामापेथिकस, एस्ट्रेलोपिथेकस और हमारा क्रो मैग्नन का नाम देते हैं, तो आपको ध्यान रखना नियंडरथल आंसर है। द क्रो मैग्नन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर्स अगो, आज से 50,000 साल पहले। और ये क्या 1 लाख और 50,000 ईयर्स हो गया, तो इसे क्या बोला ये लोग ने, वाइज मैन बोला। सो 1 लाख प्लस 50 कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। तो पहले एक साल में उसने फायर की खोज की, जो उसी एक साल के बाद जब ये हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा था, और उसके आज से एक साल पहले, और 1 लाख साल पहले, सॉरी 1 लाख साल पहले, और ब्रेन उसके बाद उसने क्या हुआ 50,000 साल में और अच्छा डेवलप हो गया। तो उसे जब एकदम अच्छा सब फायर की भी खोज के लिए और ब्रेन भी अच्छा डेवलप, उसे क्या बोला गया, नियंडरथल। तो एक बार देख लेते हैं, हमारे डायग्राम से रिलेट करते हैं। तो देखिए 1,50,000 साल किसका यहाँ पे डिस्कवरी हो गया, नियंडरथल का। अच्छा, ये नाम हमने आज दिए हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे। ह्यूमंस अपने पढ़ने के अकॉर्डिंगली नाम देते जाते ताकि पढ़ाई इजी होते रहे। तो ऐसा उस टाइम का कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस है, ये रामापेथिकस, ये हमने नाम दिया है कि ऐसा एनिमल था तो इसका नाम ऐसा रखेंगे, ठीक है। ये नाम सब ह्यूमन ही देते हैं। तो नियंडरथल था। नियंडरथल कैसे बना, यहाँ पे मैन इरेक्ट हो गया था, उसके बाद फायर की खोज हुई 1 लाख साल पहले, और 1 लाख साल पहले उसके बाद आज से 50,000 साल पहले क्या हो गया, 1.5 लाख साल पहले कितना हो गया, अपना ब्रेन डेवलप हो गया, उसे क्या बोला गया, नियंडरथल। अब आता है लास्ट हमारा क्रो मैग्नन के बारे में। क्रो मैग्नन मैन इवॉल्व अबाउट 50, आज से 50,000 साल पहले।
दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर दैन दी अर्लियर। तो देखो ये बहुत फास्ट हुआ था, और यही स्लो चेंज होता है और कुछ फास्ट चेंज होता है कंपेरेटिवली। टाइम तो 50,000 साल आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपेरेटिवली ये बहुत, अगला पिछला बहुत स्लो था और आज का 50,000 साल बहुत फास्ट हो गया। तो इतना फटफट चेंज हो गया। तो ये कौन नहीं बता पाया था, हमारा डार्विन नहीं बता पाया था कि इतना कोई स्पीशीज इतना चेंज, इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया और कोई बहुत टाइम क्यों लिया। ठीक है, तो सब मिला जुला के अपने को पढ़ना है। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। आज से सिर्फ 10,000 साल पहले। ठीक है, और 50,000 साल पहले कौन था? हाँ, क्रो मैग्नन। और आज से 1.5 लाख साल पहले निएंडरथल, क्योंकि इस दौरान फायर की खोज हो चुकी थी, प्लस ब्रेन भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका था। और इससे 15 लाख साल पहले 15 लाख। हम्म 15 लाख ईयर्स अगो किसका था? होमो इरेक्टस। इरेक्ट खड़ा होना था। ठीक है, इस तरह से लिंक करके आप लोग पढ़ते रहेंगे, अदरवाइज ये कुछ सेंस नहीं बनाएगा डायग्राम। और एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करना, किसने पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की? होमोसेपियन ने की, या होमो इरेक्टस ने की, या रामापैथिकस ने की, या फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस ने की? तो हमको ध्यान रखना है कि होमोसेपियन ने पहला करना, और कितना साल पहले? 10,000 साल पहले। इट स्टार्टेड टू रेयर कैटल। ठीक है, गाय बकरी भेड़ उसने चराना शुरू कर दिया। स्टैब्लिश द सिटीज। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। कल्चरल डेवलपमेंट मतलब फिर हम लोग एक साथ आके रहने लगे, त्यौहार मनाने लगे, सिंगिंग करने लगे, डांसिंग करने लगे। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज, अब धीरे धीरे हम लिखना भी शुरू किए। तो पहले खेती, फिर कल्चर से हमारा राइटिंग। और अबाउट 5,000 ईयर्स वो यहाँ पे हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे बोला जाता है, ये सब आने लगे। दस द हिस्ट्री हैज़ बिन स्टार्टेड। अब हिस्ट्री क्या बोलते हैं? जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड रहे, रिटर्न रिकॉर्ड से हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। मॉडर्न साइंस इमर्ज अबाउट 400 ईयर्स अगो। मॉडर्न साइंस मतलब क्या? जब हमारे पास हर चीज रीजन के साथ अवेलेबल थी। जैसे कि अगर यही चीज हम लोग बोलते थे कि हनुमान जो है ऐसे एक बंदर जैसे थे, तो लोग मानते नहीं थे, नॉट एक्सेप्टिंग। लेकिन अब बोलते हैं कि एक हनुमान एप थे, स्ट्रांग बंदर थे, जो इतने साल पहले थे, तो लोग मानना शुरू कर देंगे हाँ हाँ एप तो थे। तो ये लोग जो अपने कल्चर में बता रहे हैं, अपने स्टोरीज में, रामायण में बता रहे हैं, मतलब बात सच हो सकती है। तो धीरे धीरे बिलीफ होना शुरू हो जाता है। दो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके रिकॉर्ड है हमारे पास ऐसा कुछ बोलने के लिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कल्चरली किसी चीज़ को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है, या आप डिबेट करते हो तो कैसे आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। सो मॉडर्न साइंस सिर्फ 400 साल पहले आया है। मॉडर्न साइंस जिसमें रीजन्स है, प्रैक्टिस है, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है अपने पास। और उसके वजह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश अबाउट 200 ईयर्स अगो। और एक्चुअली यही 200 साल में क्या हुआ? इंडस्ट्री आई तो पैसा आया, मनी आया। अब मनी से आया रिसर्च, साइंस। भले ये लोग ने 400 साल पहले बोलते मॉडर्न साइंस शुरू हुआ, लेकिन रिसर्च और साइंस जो ये 200 साल में हुआ, इसी के अंदर आइंस्टाइन, न्यूटन, डार्विन, सब इसी के अंदर आए। क्योंकि पैसा आ चुका था, इंडस्ट्री से पैसा बहुत मिल रहा था। ये जो इंग्लैंड यूरोप वाले थे, हर जगह अपनी कॉलोनी बना चुके थे, तो मस्त पैसा मिल रहा था लिखो। और नाउ वी हैव रीच्ड एट दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर डिटेल ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। तो देखो आज हम इतना पहुंच चुके हैं, फिर भी हम अपना ओरिजिन पता करना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सिर्फ कुछ एक दो इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जैसे कि आप लोग जानते रहें कि आज ह्यूमंस में क्या इवोल्यूशन हो चुका है। जैसे कि अब जैसे कि आज ह्यूमोसेपियन से कैसे जाएगा? तो ये जो आदमी यहाँ पे, ये साइबॉर्ग बोलते हैं इनको। इसने क्या किया? अपनी बॉडी में मशीन लगा लिया है। इसे इसे कलर ब्लाइंडनेस थी, कलर नहीं देख पाता था, कोई भी कलर वर्ल्ड के इसको सब काला काला दिखता था। तो इसने क्या किया? अपने ब्रेन में कलर सेंसेशन के लिए मशीन लगा ली। तो ऐसे ह्यूमंस ह्यूमंस ही रहेंगे, लेकिन
सम पार्ट ऑफ मशीन रहती है इनके बॉडी में, तो इन्हें साइबॉर्ग बोला जाता है। तो आप लोग ये वर्ड जानते रहे, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो जाओगे धीरे धीरे, जैसे आप 11th में जाओगे आपको सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आपको ये सब वर्ड पता रहे कि साइबॉर्ग क्या है, कार्ल मार्क्स कैसे मतलब, डार्विन की थ्योरी क्या है, ये सब वर्ड आपको पता रहना चाहिए। तो एसएससी का सिलेबस वैसे ही बहुत पीछे है, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ रियलिटी के नज़दीक रहना चाहता हूँ। आईसीएसई, आईबी, ये सब इन सब बहुत पीछे, सबसे लोअर जो रहता है एसएससी। और एसएससी में भी हम लोग एग्जाम के नज़दीक आते आते सोचते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, लेकिन ऐसा वर्ल्ड नहीं देखता। वर्ल्ड आपको इंटेलिजेंट नज़रों से देखता है कि आपको कितना आता है। तो साइबॉर्ग वर्ड का मतलब जाने, साइबॉर्ग, BORG, जिसमें किसी ह्यूमन के अंदर कोई मशीन फिट किया गया है। अब उसके अलावा क्या होता है, ये सोफिया है, इसका नाम सोफिया है। ये पूरी की पूरी रोबोट है, लेकिन ये रोबोट ह्यूमन जैसी दिखती है, इसलिए इसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं। ह्यूमनॉइड इवोल्यूशन देखिए आज हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। सो ह्यूमनॉइड तो यहाँ तक कि ये इतनी इंटेलिजेंट है कि ये अकॉर्डिंगली आप अगर कुछ जोक मारते हो तो ये हंसती है, लाफ करती है, क्राई करने की एक्टिंग करती है, फिर ये कभी कभी आंख भी मारती है, सेल्फी भी लेती है, रिस्पॉन्स भी करती है हमारे क्वेश्चन को, हम लोग जैसे क्वेश्चन पूछते रहे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। तो ये इवन इसको किसी कंट्री का सिटीजनशिप भी मिल गया है, इंडिया में भी आई थी ये। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोफिया। तो इसको फर्स्ट रोबोटिक या ह्यूमनॉइड सिटीजन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है इसे। सिटीजन मतलब क्या होता है, किसी किसी कंट्री का नागरिक, उसे सब फैसिलिटी मिले, तो इसे भी एज ए रोबोटिक सिटीजन मिल गया है, फर्स्ट रोबोटिक ऑफ वर्ल्ड ये है। ठीक है, इन्हें बोला था जो रोबोट पूरी तरह रोबोट रहे, उन्हें बोला था ह्यूमनॉइड। स्टीफन हॉकिन ने बोला था कि अगर हम इसी तरह से रोबोट्स को डेवलप करते गए और उनके अंदर इमोशन डालते गए तो हमारे ह्यूमन के एक्सटिंक्शन के चांसेस हैं, हमारे ह्यूमन के एक्सटिंक्शन वो हमें ख़त्म कर सकते हैं, ये स्टीफन हॉकिन ने बोला था। ठीक है, सो इसके ऊपर ये नहीं कि ये ख्याली पुला है, बीबीसी जो यूरोप का है उसने डेडिकेटेड पूरा रिसर्च किया था कि देखिए ये एप से ह्यूमन, हम लोग होमोसेपियंस बने, ये साइबॉर्ग बना, अब ये हम लोग पूरा का पूरा रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। सो हम लोग बहुत तेज़ हैं, सुपर। एक तो हमने बोला था कि खुद ह्यूमन वाला ही स्टेज बहुत इवॉल्व होकर सुपर ह्यूमन बनेगा, लेकिन एक अलग ब्रांच भी बन रहा है जहाँ पे मशीन इन्वॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन का स्टेज है। तो आप लोग को इवोल्यूशन चैप्टर में जानना चाहिए था कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इंटेलिजेंट आंसर भी दे पाओ कि कैसे कैसे। अगर आप लोग को चाहिए कि ये चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज भी करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, और जो भी ये वीडियो से रिलेटेड अच्छी या बुरी बातें उसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और जो भी हमें इम्प्रूव करने की जहाँ हमारे स्कोप हैं, जहाँ चांसेस है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसे बताना। और आप चाहते हैं कि अगर ये मेरी फर्स्ट ट्राई है कि कुछ थोड़ा सा अलग नॉलेज भी आप लोगों को देने की कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू करें तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में करना। आप लोग कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग इम्प्रूव होने का और सोचते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।